हर रोज लोगों के घर जाकर काम मांगता, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग खुद भी गरीबी से गुजर रहे थे। इस वजह से गपेटो को अक्सर भूखा रहना पड़ता। एक दिन जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसकी नजर एक सर्कस की गाड़ी पर पड़ी जहाँ लकड़ी के पुतले रखे थे। उन पुतलों को देखकर उसके अंदर एक उम्मीद जागी। उसने सोचा कि अगर वो भी ऐसा ही एक पुतला बना दे तो शायद वो शहर शहर घूमकर अपना हुनर दिखा सकता है, शायद वो पैसे कमा कर एक ठीक ठाक जिंदगी जी पाए। अब यही उम्मीद उसकी जिंदगी का मकसद बन गई। अब वो जल्दी से लकड़ी लेने के लिए एक सप्लायर के पास गया और किस्मत ने उसका साथ दिया। असल में गपेटो के पहुंचने से कुछ पल पहले वो आदमी एक लकड़ी का टुकड़ा काट रहा था, मगर तभी अचानक वो लकड़ी का टुकड़ा हिलने लगा और अपने आप चलने लगा। ये देखकर वो आदमी डर के मारे कांप गया। फिर जब गपेटो वहां आया और लकड़ी मांगी तो उसने बिना सोचे समझे वो अजीब और जिंदा सी लकड़ी उसे दे दी, मानो वो उस चीज से छुटकारा पाना चाहता हो। इधर गपेटो खुशी खुशी वो लकड़ी लेकर घर आया और अपना पुतला बनाना शुरू किया। जब वो उसकी छाती बना रहा था तब उसने महसूस किया कि लकड़ी के अंदर एक दिल धड़क रहा है। ये एक ऐसी चीज थी जो किसी को भी डरा दे, लेकिन गपेटो के लिए ये एक करिश्मा था। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी साफ दिख रही थी। उसे लगा जैसे उसकी तनहा जिंदगी में किसी ने जान डाल दी हो। इसी तरह दिन बीतते गए और हफ्तों की मेहनत के बाद उसने अपना पुतला पूरा कर लिया। उसने उसका नाम रखा पिनोकियो। ये सिर्फ एक पुतला नहीं था बल्कि गपेटो के लिए एक सपना, एक साथी और शायद एक बेटे जैसा था। अपनी सबसे कीमती चीज बनाने के बाद गपेटो ने अपना ही कंबल काट कर पिनोकियो के लिए कपड़े सील दिए। गरीब होने के बावजूद उसके पास जो कुछ था उसने सब इस पुतले में झोंक दिया। फिर वो उसे अपने बच्चे की तरह चलना सिखाने लगा। लेकिन पिनोकियो अभी बचपने और शरारत से भरा हुआ था। जैसे ही गपेटो का ध्यान हटा वो अचानक से भाग गया। उसके लिए ये पूरी दुनिया एकदम नई थी। पिनोकियो सड़कों पर दौड़ता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी ये मस्ती खतरे में बदल गई। अचानक कुछ कुत्ते उसे एक खिलौना समझकर उसके पीछे पड़ गए। डर के मारे पिनोकियो जान बचाने के लिए वापस घर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो अंदर आया एक अजीब सा बोलने वाला क्रीचर छत में दिखा। वो पिनोकियो को समझाते हुए उसे सही और गलत का ज्ञान देने लगा, लेकिन पिनोकियो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। गुस्सा उसके ऊपर हावी हो गया और उसने गपेटो का एक टूल उठाकर क्रीचर पर फेंका जो सीधा उसके सर पर लगा। इसके बाद वो आग के पास बैठ गया और धीरे धीरे सो गया, बिना ये समझे कि उसने क्या गलती की थी। फिर कुछ देर बाद गपेटो वापस आया और दरवाजा खटखटाने लगा। पिनोकियो ने जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की उसने देखा उसके पैर ही गायब थे। असल में इतनी देर तक आग के पास होने की वजह से वो जल चुके थे। ये देखकर वो बिल्कुल लाचार हो गया, ना चल सकता था ना कुछ कर सकता था। गपेटो ने जब ये देखा तो वो खिड़की से अंदर आया और उसे उठाया, लेकिन उसका गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने पिनोकियो को डांटा और कहा कि मैं तेरे नए पैर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बिना उसे बताए भाग गया था। ये गुस्सा सिर्फ सजा नहीं था, गपेटो को सच में दुख हुआ था, मानो उसका बच्चा उसे छोड़ के चला गया हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गपेटो का दिल पिघल गया। उसका प्यार उसके गुस्से पर हावी हो गया। आखिरकार उसने पिनोकियो के लिए नए पैर बना ही दिए। फिर अगली सुबह गपेटो एक दुकान पर गया ताकि पिनोकियो के लिए एक नोटबुक खरीद सके, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। अपनी मजबूरी के चलते उसने अपने सारे कपड़े दे दिए, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को थोड़ा पढ़ा लिखा सके। वो अपने ऊपर कुछ भी सहने को तैयार था, बस पिनोकियो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। खैर नोटबुक लेकर गपेटो बहुत खुशी और गर्व के साथ पिनोकियो को स्कूल ले जाने लगा। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी सुधार लेगा। लेकिन रास्ते में पिनोकियो की नजर एक चीज पर अटक गई और वो था एक पपेट सर्कस। वो जानना चाहता था कि सर्कस कैसे चलता है, और सबसे ज्यादा वो उन लकड़ी के पुतलों से मिलना चाहता था जो उसे बिल्कुल अपनी तरह लग रहे थे। इसीलिए उसने स्कूल जाने का नाटक किया और जैसे ही गपेटो ने पीछे मुड़कर देखा वो चुपके से सर्कस की तरफ भाग गया। लेकिन सर्कस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास एंट्री के लिए चांदी के सिक्के नहीं थे। अब अंदर जाने की जिद में पिनोकियो वापस उसी दुकान पर गया जहाँ से गपेटो ने वो नोटबुक ली थी और उस आदमी से पैसे मांगने लगा। जब उस आदमी ने मना कर दिया तो पिनोकियो ने बिना सोचे समझे अपनी नोटबुक बेच दी। फिर शो के दौरान एक पपेट ने पिनोकियो को देखा और वो तुरंत समझ गया कि वो भी उसकी तरह लकड़ी का बना हुआ है। खुशी से उसने पिनोकियो को स्टेज पर बुलाया ताकि वो एक दूसरे से मिल सके। अब पिनोकियो को अपने जैसे लोग मिल गए थे, लेकिन ये सब देखकर सर्कस का मालिक सतर्क हो गया। उसने देखा कि पिनोकियो से तार नहीं जुड़ी हुई वो कोई कठपुतली नहीं है। ये बात उसे और ज्यादा खास बना रही थी। ये देखकर वो खुश भी हुआ और उसका लालच भी जाग गया। इसीलिए उसने पिनोकियो को पीछे ले जाकर अलग कर दिया, जबकि बाकी का शो चलता रहा। फिर शाम के वक्त गपेटो अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिक्योरिटी गार्ड मिला जो दरवाजा बंद कर रहा था। उसने बताया कि सभी क्लासरूम तो खाली हैं और शायद पिनोकियो तो सर्कस की तरफ गया था। अब गपेटो तुरंत सर्कस की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया क्योंकि सर्कस वहां से जा चुका था। वो ये नहीं जानता था कि सर्कस का मालिक पिनोकियो को लेकर एक दूसरे शहर की तरफ निकल गया है। उधर सर्कस का मालिक अपनी आग के लिए लकड़ी खत्म होने की वजह से बहुत परेशान था। उसने एक बार के लिए सोचा कि वो पिनोकियो को ही जला दे, लेकिन जैसे ही उसने पिनोकियो का डर और उसकी अपने पिता के पास लौटने की बेचैनी देखी तो उसका दिल बदल गया। पिनोकियो की मासूमियत और गपेटो के प्यार की कहानी ने उसे अंदर से छू लिया। फिर अगली सुबह उसने पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के दिए और उसे आजाद कर दिया ताकि वो अपने पिता के पास वापस लौट सके। पिनोकियो ने बाकी पपेट्स को अलविदा कहा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में वो अपने आप से ही इन सिक्कों के बारे में बात करने लगा। उसकी ये बात एक बिल्ली और लोमड़ी जैसी हरकतें करने वाले 2 इंसानों ने सुन ली। वो दोनों ही चालाक और धोखेबाज थे। जैसे ही उन्होंने सिक्कों के बारे में सुना वो तुरंत पिनोकियो के पास आए और उसे बेवकूफ बनाने लगे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता है जिसे फील्ड ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। वहाँ पर जो भी चीज बोई जाती है वो कई गुना बढ़ जाती थी। उन्होंने पिनोकियो को समझाया कि अगर वो अपने 5 सोने के सिक्के वहाँ बोएगा तो वो जादू की तरह बढ़ जाएंगे। ये सुनकर पिनोकियो के दिमाग में तुरंत लालच और उम्मीद दोनों जाग गए। लेकिन पिनोकियो को धोखा देने के लिए लोमड़ी ने एक चाल चली। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि वो फील्ड ऑफ मिरेकल्स सिर्फ सुबह के वक्त ही काम करती है। अपनी बातों से उसने पिनोकियो को इतना कंफ्यूज कर दिया कि लड़का तुरंत मान गया। उसने उसे मना लिया कि रात के टाइम पे पास वाले घर में रुक जाते हैं। उस घर में पहुंचते ही लोमड़ी और बिल्ली अपनी असली फितरत दिखाने लगे। दोनों ने जानवरों की तरह खाना तोड़ तोड़ कर खाया। साथ ही वो बीच बीच में पिनोकियो को और बेवकूफ बनाते रहे। उसे सपने दिखाते रहे कि कैसे वो जल्दी ही अमीर बन सकता है। बेचारा पिनोकियो जो अभी भी एक बच्चा था, बहुत मासूम, उनकी बातें सुनता सुनता धीरे धीरे सो गया। फिर रात को
जब सब कुछ शांत था तो अचानक से उस घर के मालिक ने पिनोकियो को जगाया। उसने बताया कि लोमड़ी और बिल्ली वहाँ से जा चुके हैं और यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा। ये साफ था कि उसके साथ धोखा हुआ था, लेकिन पिनोकियो अभी भी सच समझने के लिए तैयार नहीं था। अंदर ही अंदर परेशान होने के बावजूद उसने फिर भी पैसे दे दिए। शायद वो मानना नहीं चाहता था कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। फिर वो अकेला ही रात के अंधेरे में उसी फील्ड की तरफ निकल पड़ा जहाँ वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते में जंगल के अंधेरे और सन्नाटे के बीच अचानक पेड़ों के बीच से वही बोलने वाला क्रीचर सामने आ गया। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी ज्यादा सीरियस थी। उसने पिनोकियो को रोकने की कोशिश की, उसे समझाया कि वो वापस मुड़ जाए और अपने बचे हुए 4 सिक्के अपने पिता को दे दे। उसने साफ चेतावनी दी कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन पिनोकियो ने सोच लिया था कि वो अमीर बन के रहेगा। उसने क्रीचर की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ता गया, बिना समझे कि वो सीधा एक जाल की तरफ जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंच गया जिसे वो फील्ड ऑफ मिरेकल्स समझ रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहां आया, माहौल बदल गया। 2 आदमी अचानक उसके सामने आ गए और उन्होंने तुरंत उसके सिक्के छीनने की कोशिश की। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने तुरंत अपने सोने के सिक्के निकल लिए और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ दौड़ने लगा। हर पेड़, हर आवाज उसे और डरा रही थी। भागते भागते उसने एक सुनसान जगह पर एक अजीब सा घर देखा। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। डर के मारे कांपते हुए उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन जो जवाब मिला वो और भी ज्यादा डरा देने वाला था। ऊपर की खिड़की पर एक लड़की का भूत जैसा चेहरा नजर आया, जिसने ठंडी आवाज में कहा कि इस घर में कोई भी जिंदा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर पिनोकियो के अंदर का डर और गहरा हो गया, जैसे वो पूरी तरह अकेला पड़ गया हो। इसी बीच लोमड़ी और बिल्ली ने उसे ढूंढ लिया। अब उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि वो किसी भी तरह उसके सिक्के हथियाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि पिनोकियो ने सिक्के निगल लिए थे तो उन्होंने एक और खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने उसके गले में रस्सी बांधी और उसे पेड़ से लटका दिया, ये सोचकर कि कुछ ही देर में वो मर जाएगा और वो आराम से सिक्के निकाल लेंगे। बेचारा पिनोकियो बेसहारा होकर लटक रहा था, लेकिन वक्त बीतता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। फिर कई घंटे गुजारते गुजारते लोमड़ी और बिल्ली खुद ही थककर सो गए, मगर उनकी लापरवाही उनके ऊपर भारी पड़ी। तभी एक अजीब सा इंसान जैसा जीव वहां पर आया। वो शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। उसने धीरे धीरे पिनोकियो को रस्सी से आजाद कर दिया, जैसे वो उसे एक नई जिंदगी दे रहा हो। फिर पिनोकियो को छुड़ाने के बाद वो उसे एक गाड़ी में बैठाकर वापस उसी भूत वाले घर में ले गया। इस बार वो घर उतना डरावना नहीं लग रहा था। वहाँ एक डरावनी सी औरत और वो पहले वाली लड़की जो असल में एक परी है, उसकी देखभाल करने लगी। उनके तरीके बहुत अजीब थे, लेकिन इरादे एकदम साफ। कुछ दिन तक बिस्तर पर रहने के बाद पिनोकियो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका शरीर ठीक हो रहा था, लेकिन अंदर से वो अभी भी टूटा हुआ था। तब परी ने प्यार से उससे पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये मौका था सच बोलने का, लेकिन पिनोकियो अपनी गलतियों को छुपाना चाहता था। उसने कहानी को बदल दिया और झूठ बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो झूठ बोलता गया, उसकी नाक बढ़ती गई। आखिर में उसकी नाक इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद भी परेशान हो गया। खैर, जब परी ने ये सब देखा तो बिना गुस्सा किए उसकी मदद की। उसने वुड पैकर्स को बुलाया, जिन्होंने उसकी नाक की एक्स्ट्रा लकड़ी हटा दी। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक सीख थी। इसके बाद कुछ दिनों तक पिनोकियो और परी ने साथ में वक्त बिताया। वो हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर पिनोकियो अपने पिता के पास वापस जाना चाहता था। जैसे ही वो पूरी तरह ठीक हो गया तो परी उसे पास के शहर तक ले गई। उसने उसे अलविदा कहा, पर उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थी, मानो वो चाहती हो कि पिनोकियो अब आगे से सही फैसले ले। पर जैसे ही पिनोकियो शहर के बीच से गुजर रहा था, उसकी किस्मत ने फिर से एक मोड़ लिया। उसी चालाक लोमड़ी और बिल्ली ने उसे देख लिया और फिर से उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। इस बार वो धोखेबाज लोमड़ी और बिल्ली फिर से नई कहानी लेकर आए थे। उन्होंने पिनोकियो को यकीन दिलाया कि हम तो कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उन्हें खेत में मौजूद चोरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनकी बातें एकदम झूठी थी, लेकिन पिनोकियो इतना भोला बेवकूफ था कि अब फिर से मान गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उनकी बातों में आ गया। अब वो दोबारा से उनके साथ फील्ड ऑफ मिरेकल्स की तरफ चल दिया। वहां उसने अपने बचे हुए 4 सोने के सिक्के जमीन में दबा दिए। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी लोमड़ी ने उसे एक और झूठ बोला। उसने कहा कि पैसों को बढ़ाने के लिए पानी देना जरूरी है। ये सुनकर पिनोकियो तुरंत पास के तालाब से पानी लेने चला गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जल्दी से अमीर बनना है। मगर जब वो वापस आया तो सुन्न रह गया। वहाँ की जमीन खोदी गई थी और उसके सारे सिक्के गायब थे। आखिरकार उस वक्त उसे समझ आ गया कि उसके साथ शुरू से ही धोखा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सच आ गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से और दुख से भरा हुआ पिनोकियो सीधा शहर के कोर्ट में गया, जहाँ वो चोरी की शिकायत करना चाहता था। उसे लगा था कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। जज ने उसकी कहानी सुनी और हैरानी की बात यह थी कि उसने पिनोकियो को ही दोषी ठहरा दिया। उसने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। फिर जब गार्ड्स उसे घसीट कर ले जा रहे थे, तब पिनोकियो के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी के बुरे काम याद किए, हर एक झूठ, हर गलती, और फिर उसने सब कुछ सच बता दिया। उसकी ईमानदारी देखकर जज का फैसला बदल गया और आखिरकार पिनोकियो को छोड़ दिया गया। अब आजादी मिलते ही वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। उसके दिल में अब एक ही ख्वाहिश थी, अपने पिता से मिलना। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। घर का दरवाजा बंद था और उसके पिता वहां नहीं थे। वो मकान जो कभी उसका घर था बिल्कुल सुनसान लग रहा था। फिर पड़ोसी से उसे पता चला कि उसके गायब होने के बाद गपेटो गहरी उदासी में चला गया। उसने बहुत इंतजार किया, लेकिन जब पिनोकियो वापस नहीं आया तो वो खुद उसे ढूंढने समुद्र की तरफ निकल पड़ा। ये सुनते ही पिनोकियो के अंदर पछतावा भर गया। उसने बिना सोचे समुद्र की तरफ दौड़ लगाई और पानी में कूद गया। वो बेचैनी में तैरता रहा, मानो हर लहर के साथ वो अपने पिता के करीब पहुंच रहा हो। लेकिन थकान उस पर भारी पड़ गई, उसका शरीर जवाब दे गया और आखिरकार वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक सुनसान बीच पर पड़ा था। इस बार उसकी जान बचाने के लिए वही परी आई थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। अब वो एक बड़ी समझदार औरत बन गई थी। उसे देखकर पिनोकियो को वक्त के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत परी से कहा कि मुझे एक असली लड़का बना दो ताकि वो भी बड़ा हो सके, लेकिन परी ने शांत अंदाज में मना कर दिया। उसने कहा कि अगर पिनोकियो सच में बदलना चाहता है तो उसे पहले साबित करना होगा कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, और इसकी शुरुआत उसे अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारी से करनी होगी। इस बार पिनोकियो ने बात को सीरियस लिया। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो क्लास में पढ़ने लगा और एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीने की कोशिश करने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात
विंक नाम के एक शरारती लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती तो हो गई, लेकिन ये दोस्ती उसे सही रास्ते से भटकाने लगी। साथ मिलकर दोनों शरारत करने लगे, जैसे टीचर के कपड़ों में मेंढक डालना, क्लास बंक करना, लोगों के घर से खाना चुराना वगैरह वगैरह। हर दिन एक नई गड़बड़ होती और पिनोकियो धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगा। रात होने पर जब वो परी के घर वापस आने की कोशिश करता तो उसके अंदर पछतावा भर जाता। उसे पता था कि उसने फिर से गलती की है। इस बार स्लग ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। उसने उसे बाहर ही रात गुजारने को कहा। फिर सुबह होने पर स्लग उसके पास आई। पिनोकियो दरवाजे के सहारे सो रहा था। स्लग ने उसे उठाया और कहा कि परी तुम्हें आखिरी बार माफ कर रही है, लेकिन इस बार सुधरना ही पड़ेगा सच में। ये सुनकर पिनोकियो के अंदर डर जाग गया। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और स्कूल की तरफ निकल पड़ा। स्कूल पहुंचकर उसे पता चला कि विंक आज आया नहीं है। उसके दिल में अपने दोस्त के लिए चिंता जागी, लेकिन इस बार उसने सही फैसला लिया। उसने क्लास को अटेंड किया बिना किसी शरारत के और फिर सीधा घर लौट आया, जहां वो परी की मदद से पढ़ाई में ध्यान देने लगा। फिर कुछ समय तक बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद आखिरकार उसका एग्जाम का दिन आ गया। इस बार उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी और जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसके पूरे 10 नंबर आए थे। जब परी ने यह सुना, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए पिनोकियो से कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी रखूंगी और सबसे खास बात, मैं तुम्हें एक असली लड़का बना दूंगी। ये सुनते ही पिनोकियो का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत परी को जोर से गले लगा लिया। फिर वो तुरंत अपने क्लासमेट्स को इनवाइट करने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर विंक पर पड़ी। एक्साइटेड होकर उसने कहा कि कल पार्टी है, मैं वहाँ पे असली लड़का बन जाऊंगा लकड़ी से। लेकिन विंक ने कहा कि मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो टॉय लैंड की तरफ भागने वाला है। वो एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ पर बच्चे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ना तो कोई रूल्स है वहाँ पे, ना कोई रोक टोक। फिर रात के अंधेरे में पिनोकियो अपने दोस्त के साथ रहने के लिए शहर के बाहर वाली सड़क पर उससे मिला। दोनों एक गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो विंक को टॉय लैंड ले जाने वाली थी। तब इंतजार के दौरान विंक बार बार पिनोकियो को मनाने लगा। उसने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलना भाई, वहाँ पे दोनों भाई मजे करेंगे। पिनोकियो के अंदर एक लड़ाई सी चल रही थी। एक तरफ उसका सपना था एक असली लड़का बनने का और दूसरी तरफ आजादी का लालच। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि मैं सिर्फ तुझे बाय करने आया हूँ, मैं खुद नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहाँ पर आई, सब कुछ बदल गया। विंक ने उसे आवाज दी और गाड़ी में बैठे दूसरे बच्चे भी खुशी से चीख रहे थे। वो सब इतने खुश लग रहे थे कि पिनोकियो का मन डगमगा गया। उसकी हिम्मत टूट गई। उसे एक पल में वो अपना सपना भूल गया और गाड़ी में चढ़ गया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो टॉय लैंड जाएगा, जहाँ वो बिना किसी जिम्मेदारी के बस मजे करेगा। फिर टॉय लैंड पहुंचकर पिनोकियो ने नए दोस्त बना लिए। पूरे दिन वो बस खेलता, हंसता और मस्ती करता रहता। लेकिन अगली ही सुबह सब कुछ बदलने लगा। जब पिनोकियो उठा, उसे अपने सर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो तुरंत विंक के कमरे में गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। असल में उसके कान गधे जैसे बन चुके थे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका और विंक का पूरा शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वो दोनों इंसान से गधे बन गए। अब ये मजा उनके लिए सजा बन चुका था। वो गाड़ी वाला आदमी असल में एक जादूगर था जो बच्चों को धोखा देकर उन्हें गधों में बदल देता था और फिर बेच देता। जब खरीदार आए तो मैस्टिफ नाम का एक आदमी, जो एक डरावने सर्कस का मालिक था, उसने पिनोकियो को खरीद लिया। मैस्टिफ का इरादा साफ था। वो पिनोकियो का इस्तेमाल अपने शोज के अंदर करने वाला था। उसने पिनोकियो को ट्रेन करना शुरू किया। उसे ट्रिक्स सिखाई गई और मजबूर किया कि लोगों के सामने परफॉर्म करे। धीरे धीरे वो एक मजबूर कलाकार गधा बन गया। अब वो दिन आ गया जब उसे स्टेज पर उतरना था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान पिनोकियो से गलती हो गई। वो आग के गोले के ऊपर से कूदते वक्त फिसल गया और अपने पैर पर गिर गया। दर्द इतना ज्यादा था कि वो खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब बाकी लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे तब भीड़ हंस रही थी, लेकिन उस भीड़ में एक उदास चेहरा भी था, परी का। वो सब कुछ देख रही थी पर कुछ कर नहीं पाई। फिर समय के साथ पिनोकियो लंगड़ाने लगा। अब वो मैस्टिफ के किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैस्टिफ ने एक और खतरनाक फैसला लिया। वो उसे मारकर उसकी चमड़ी बेचना चाहता था। उसने एक पत्थर पिनोकियो के गले में बांधा और उसे समुद्र में फेंकने का हुक्म दिया। उस पल पिनोकियो को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म। वो घबरा गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो वो कहना चाहता हो कि मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसे कैसे समझ पाता। आखिरकार उसे समुद्र में धकेल दिया गया। जैसे ही वो समुद्र में नीचे तक पहुंचा तो अचानक एक अजीब सा चमत्कार हुआ। मछलियों का एक झुंड उसके आसपास घूमने लगा। धीरे धीरे उसका गधे वाला रूप गायब होने लगा और वो फिर से एक लकड़ी का पुतला बन गया। एक बार फिर से उसकी जान बच गई थी। परी ने एक बार फिर से उस पर दया दिखाकर उसे एक और मौका दिया था। जैसे ही मैस्टिफ को पता चला कि पिनोकियो फिर से लकड़ी का पुतला बन गया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से और पछतावे के साथ तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उसे वापस लेकर आओ। उसे तो मैं अपने सर्कस का मेन स्टार बनाऊंगा। लेकिन उनमें से कोई भी तैर नहीं सकता था, इसीलिए वो बस किनारे पर खड़े रहकर बेबस होकर देखते रहे। और देखते ही देखते पिनोकियो उनकी नजरों से तैरकर दूर चला गया। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन तक पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। उस मछली के पेट के अंदर घना अंधेरा था। वहीं पर पिनोकियो की मुलाकात एक बहुत ही अजीब सी मछली से हुई, जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था। उनकी बातचीत के बीच में पिनोकियो की नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचा तो एकदम चौंक गया। असल में वो रोशनी गपेटो की लालटेन से आ रही थी। उसके पिता भी उसी मछली के अंदर थे। इतने सालों बाद बाप बेटा दोबारा से मिले, लेकिन गपेटो अब वापस नहीं जाना चाहता। उसने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें झेली थी और अब वो इस फिश मॉन्स्टर के पेट में रहते हुए उसकी खाई हुई चीजों पर पलना सीख चुका था। उसके लिए अब यही जगह उसका घर बन गई थी। मगर पिनोकियो ने कहा कि अगर हम यहीं रुके रहे तो एक ना एक दिन ये हमें हजम कर जाएगी। इसीलिए उसने अपने पिता को समझाया और आखिरकार वहाँ से भागने के लिए राजी कर लिया। दोनों ने मौका देखा। जब मछली थोड़ी सुस्त थी तो उसका मुंह खुला था। वो धीरे से उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गए। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने थी। गपेटो तैर नहीं सकता था, इसलिए पिनोकियो को उसे अपना सहारा देना पड़ा। अब वो अपने पिता को संभालते हुए तैरने लगा, लेकिन वो खुद भी छोटा और कमजोर था। फिर धीरे धीरे दोनों पानी में डूबने लगे। हर पल उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। तभी अचानक वही अजीब सी मछली दोबारा से सामने आई। उसने उनकी मदद की और कहा कि मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगी। आखिरकार उसकी मदद से दोनों की जान बच गई।
जब वो जमीन पर पहुंच गए तो पिनोकियो ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कहा। अब बाप बेटा अकेले थे, दोनों ने बिना किसी मंजिल के चलना शुरू किया, जैसे उन्हें बस आगे बढ़ना हो। कई दिन तक चलने के बाद थके हारे वो एक पुराने सुनसान घर तक पहुंच गए और वहीं पर रहने का फैसला किया। उनके पास अब छत तो थी, लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। न सही से खाना था, न पानी। धीरे धीरे गपेटो की तबीयत बहुत खराब होने लगी और अपने पिता की यह हालत देखकर पिनोकियो का दिल टूट गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो मदद ढूंढने जाएगा। वो पास के एक शहर गया और एक किसान से मिला। उसने दूध मांगा पर उसके पास पैसे नहीं थे। तब पिनोकियो ने ऑफर दिया कि मैं वो पानी का चक्का घुमाऊंगा, बदले में दूध मिल जाएगा क्या? ये काम आसान नहीं था। उसने पूरा दिन मेहनत की, बड़ी मुश्किल से वो चक्के को घुमाता रहा। उसका शरीर थक चुका था पर उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसे दूध मिल गया, जिसे वो तुरंत गपेटो के पास ले गया। लेकिन उसे पता था कि ये काफी नहीं होगा। अगर उसे अपने पिता को बचाना है तो रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन वो वापस किसान के पास गया और एक नौकरी ले ली। अब वो फार्म पर रोज काम करता और बदले में उसे 10 चांदी के सिक्के मिलते। धीरे धीरे पिनोकियो अपने पिता के लिए सब कुछ लाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और गपेटो की तबीयत सुधरने लगी। अब उन्हें जीने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मेहनत से जिंदगी चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात, पिनोकियो ने स्कूल जाना भी फिर से शुरू कर दिया। इस बार वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन रहा था। फिर एक शाम बहुत मेहनत करने के बाद एक थका हारा पिनोकियो घर लौट रहा था। तभी अचानक उस पर नजर पड़ती है उन्हीं दो पुराने धोखेबाजों की, वो लोमड़ी और बिल्ली, जो दूर से किसान की भेड़ों पर नजर रखे हुए थे। उनके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा था। इस बार लोमड़ी की हालत थोड़ी बदली हुई थी। उसका एक पैर नहीं था, फिर भी उसकी चालाकियां कम नहीं हुई। उसने बिल्ली को छुपने को कहा और खुद पिनोकियो को आवाज देकर बात करने के लिए बुलाया। जैसे ही उसे पता चला कि पिनोकियो अब काम करता है और अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, लोमड़ी ने एक और झूठी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि मेरे साथ जो बिल्ली थी ना, उसने ही तुम्हारे पुराने सिक्के चुरा लिए थे और इसी वजह से मैंने उसके साथ रहना भी छोड़ दिया। ये सब कहकर लोमड़ी पिनोकियो का भरोसा जीतना चाहती थी। उसे दोबारा फील्ड ऑफ मिरेकल्स के सपने दिखाकर उसके पैसे हासिल करना। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जब लोमड़ी अपनी एक्टिंग में बिजी थी, तभी बिल्ली अपनी छुपने की जगह से बाहर आ गई। उसकी एक गलती ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। पिनोकियो को सब कुछ समझ आ गया। इतनी बार धोखा खाने के बाद आखिरकार उसने सीख लिया था कि किन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार उसने बिना किसी बहस के अपने पैसे संभाले और वहां से सीधा चल दिया। उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, जबकि वो लोमड़ी और बिल्ली सड़क पर आपस में लड़ते रह गए। फिर अगली सुबह जब वो अपने काम पर था, तब उसके सामने वही परी आई। उसकी आंखों में गर्व था, मानो वो उसकी मेहनत देख रही हो। उसने प्यार से कहा कि अब तुम एक अच्छे इंसान बनने लायक हो चुके हो। फिर उसने पिनोकियो को गले लगाया और पिनोकियो खुशी के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अब वो एक पुतला नहीं था, आखिरकार वो